हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानेंगे। मेरा नाम है अनमोल कुमार और देखते हैं सीबीएसई के अंदर इससे रिलेटेड क्या आ सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जेई और नीट लेवल पे बहुत हेल्प करता हूँ आप लोगों की। अब वक्त आ चुका है कि मैं एक बार सीबीएसई लेवल की भी आपकी हेल्प कर दूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि भाई इसके बाद मेरा नीट का जो प्रोजेक्ट है वो चालू हो जाएगा, जो कि एक क्रैश कोर्स प्रोजेक्ट रहेगा आपका। कम से कम समय में ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हर एक चैप्टर की मिल जाएगी कि भाई अगर आप जाओ तो आपके या तो मार्क्स में बूस्ट आ जाए, या फिर अभी तक अगर आप लोगों ने कोचिंग नहीं ली है तो एटलीस्ट एक अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिल जाए उसके अंदर। मैं रेफरेंस भी बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, पूरा मटेरियल मैं उस कोर्स के साथ आपको निकाल कर ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कम से कम एक अटेंडेंस जो होती है वो आप लगा दीजिए। देन हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस चैप्टर के अंदर आता कैसे है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। तो ये चीज़ मैं बतानी भूल जाता हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इतना ज़्यादा मतलब नहीं रखता। बस ठीक है, थोड़ा सा स्टूडेंट को बोल देना चाहिए कि भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो ताकि दूसरों तक रीच आउट हो जाऊँ, उनकी हेल्प हो जाए, बस। है ना। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आता क्या क्या है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बाद में जाकर, जैसा कि रहता है कि लेक्चर के एंड में जाकर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर ये जो फेराडे का एक्सपेरिमेंट है यहाँ से आता है। इस चैप्टर के अंदर कोई भी बड़ा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा तुम्हें। पहली चीज, या तो वेरी शॉर्ट आंसर होंगे या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे को देखने को मिलेंगे। तो पहला जो है तुम्हारा है वो है फेराडे का एक्सपेरिमेंट, और वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि भाई फेराडे का एक्सपेरिमेंट बताओ 3 मार्क्स में। चलिए फेराडे के एक्सपेरिमेंट से हम शुरुआत करेंगे। इससे सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या आएगा, पहले ही क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि फेराडे का तो एक पहले लॉ बता दो। ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो, देन उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करो, कोई सा भी एक एक्सपेरिमेंट या तो फिर तीनों एक्सपेरिमेंट। छोटा सा क्वेश्चन आएगा तो इसलिए एक ही एक्सपेरिमेंट के बारे में इसमें चर्चा हो पाएगी बोर्ड के अंदर भी। तो आपको करना क्या है कि बस एक ही एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करनी है। फेराडे का लॉ मैं आपको दिखा देता हूं, जब आप थोड़ा सा पेज पलटेंगे तो डायरेक्टली आपको ये लॉ यहां पर से कोट करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ आपको कोट नहीं करना। फेराडे ने क्या बोला, उसने ये देखा कि जब आपके पास एक कॉइल है और आप एक मैग्नेट को उसके पास लेकर जाते हो, तो जो कॉइल है उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है। ये एक बात क्लियर है। अब यहां पर उसने बताया कि ये इंड्यूस्ड करंट आखिरकार पैदा ही क्यों हो रहा है। उसने ये बोला कि ये जो कॉइल है इससे लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो इस मैग्नेट से बाहर निकल रही हैं, जैसे जैसे आप मैग्नेट को इसके पास लेकर जाओगे ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसके अंदर से पास करने की कोशिश करेगी। कॉइल के अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास करने की कोशिश करेगी, जिससे कॉइल के साथ जुड़ा हुआ जो फ्लक्स होगा वो चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और ये एक ईएमएफ को जन्म देगा जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट को क्या करेगी, जन्म देगी। इज दैट क्लियर। तो ये यहां पर मैंने लिख रखा है, मैंने नहीं एक्चुअली एनसीईआरटी ने कोट कर रखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, वेयर दिस पर्टिकुलर नेगेटिव साइन ओवर हेयर इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ इटसेल्फ। अब हुआ क्या भाई, जब फराडे ने ये लॉ दिया E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ऐसा थोड़ी ना उसने ये बस मर्जी से लॉ दे दिया कि भाई हो गया एक एक्सपेरिमेंट के साथ। नहीं, उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट यहां पर करे। उसने क्या करा, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूं। एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 के बारे में अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आपने जब ये लॉ बिल्कुल एज इट इज लिख लिया हो, ये लाइन लिख ली हो यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दिया हो, ये नेगेटिव साइन इंटीग्रेट कर दिया हो, देन आपको क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट पर आ जाना है। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1। अब 6.1 को लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि आई एम टेकिंग अ पर्टिकुलर कॉइल ओवर हियर। आप एक सर्कुलर कॉइल ले रहे हैं जिसे आप डुअल गैल्वेनोमीटर से जोड़ रहे हैं, और एक मैग्नेट आप यहाँ पर लेंगे, ये नॉर्थ है ये साउथ है, मैग्नेट को इसके पास लेकर जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको ये दिखा देना है। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना पड़ेगा आई एम टेकिंग अ कॉइल हैविंग एन टर्न्स एंड इट इज बीइंग जॉइंड टू अ डुअल गैल्वेनोमीटर ओवर हियर। अब आप सोच रहे होंगे भाई डुअल गैल्वेनोमीटर क्यों लिया। पहली बात तो ये है, सिंपल गैल्वेनोमीटर ले लेता तो बुरा चला जाता। नहीं, देखो
फेराडे ने ये सबसे पहले काम करा। तो एक्चुअली मेन बात ये थी कि वो पता नहीं लगा पा रहा था जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो उसने यहाँ पर एक डुअल गैल्वेनोमीटर ले लिया। अब डुअल गैल्वेनोमीटर लेने का ये फायदा हो गया कि उसे जब भी वो मैग्नेट को पास लेकर जाता था तो उसे पता चल जाया करता था कि क्लॉकवाइज करंट पैदा हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, मेनली डायरेक्शन ऑफ द करंट जानने के लिए, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर की बीच में होती है निडल। ठीक है, जैसी ये निडल आगे या फिर पीछे होगी तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाया करता था कि करंट क्लॉकवाइज है या फिर करंट एंटी क्लॉकवाइज है। इज दैट क्लियर? तो पहला तो एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने एक मैग्नेट ली, मैग्नेट को पास लेकर गया अपने कॉइल के, और जैसे ही वो कॉइल के पास लेकर गया तो उसे यहाँ पर करंट देखने को मिला जिसका डायरेक्शन मैंने ऐसे आपको दिखा दिया। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था। अब हुआ क्या, जब इसने यही एक्सपेरिमेंट वापस इसी सेम मैग्नेट और इसी सेम कॉइल के अंदर दोहराया, लेकिन इस वक्त इसने साउथ पोल लिया और यहाँ पर नॉर्थ पोल लिया, तो उसने देखा कि भाई करंट का डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर क्या कर चुका है, वो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन चेंज कर चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देखो तुम्हें ये बता देता हूँ कि मान लो तुम्हें पता करना है कि करंट का कौन सा डायरेक्शन है। अगर तुम अपनी मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर जाओगे तो जिस पोल को लेकर जा रहे हो उस पोल को यहाँ पर बना देना। नॉर्थ को लेकर जा रहे हो तो नॉर्थ बना देना, और नॉर्थ को ऐसे बनाने की कोशिश करना, इसके जो एंड्स होंगे वो एरो की शेप ले लेंगे, तो आपका ऊपर की तरफ डायरेक्शन करंट का एंटी क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा। अगर आप क्या लेकर जा रहे हो, नॉर्थ पोल। अगर आप साउथ पोल लेकर जा रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ साउथ बना देना, तो आपको कैसा डायरेक्शन देखने को मिल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये फैराडे को नहीं पता था, ये तो हमें पता है ना, ये तो हमने सीखा है। फैराडे को नहीं पता था, उसने तभी यहाँ ड्यूअल गैल्वेनोमीटर लगा रखा था। अभी उसने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ड्यूअल गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा था, उसने देखा क्लॉकवाइज करंट है तो ड्यूअल गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा था। तब जाके फैराडे ने ये बोला कि भाई देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फ्लक्स है इस कॉइल के साथ, जो फ्लक्स लिंक्ड है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट कर रहा है, और यह ईएमएफ एक इंड्यूस्ड करंट बना रही है। तो इस ईएमएफ को उसने बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था। क्लियर है? अब इसके बाद इसने क्या करा, दूसरा एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन इस वक्त इसने कॉइल्स ले लिए, दो अलग अलग कॉइल ले लिए। तो आपको क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि जैसे मान लो ये पहला कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है, और इसके अंदर जो हमारा पहला कॉइल है, मैं बिल्कुल सेम ऐसी ही डायग्राम बनाऊंगा। पहले कॉइल के अंदर हमारे पास करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। या हम एक काम करते हैं, हम बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर जो कॉइल नंबर 2 है उसके अंदर दे रखा है, तो हम उसका लेंगे क्योंकि वो एज अ सोर्स ट्रीट करा जा रहा है, तो इसे हम सिर्फ डिटेक्शन के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारे लिए हो गया डिटेक्टिंग कॉइल, और ये हमारे लिए क्या हो गया, मेन कॉइल। इस मेन कॉइल को देखिए जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, कैसा क्लॉकवाइज करंट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब ध्यान से देखना, यहां पर और यहां पर जब तुम इस कॉइल को देखोगे, ये तुम्हारा कॉइल है, मैं इसे मिटा देता हूं। ये कौन सा पोल देखने को मिल रहा है, तो तुम कहोगे सर ये मेरा साउथ पोल है ना। कॉइल के पीछे अगर साउथ पोल है तो कॉइल के आगे क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है। ये चीज क्लियर है? अगर कॉइल के पीछे हमारा साउथ पोल है तो कॉइल के आगे क्या क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर अगर तुमने ऊपर का पैटर्न फॉलो करा है, यहां नॉर्थ था तो यहां भी नॉर्थ हो गया था, यहां साउथ था तो यहां पर भी साउथ हो गया था। तो यहां पर अगर मान लो पीछे की साइड, देखो ये पीछे का रास्ता है, मतलब ये कहने का मतलब है ये पीछे का डिजाइन है, पीछे का व्यू है, और ये आगे का व्यू है। इज दैट क्लियर? तो आगे अगर पीछे साउथ है तो आगे नॉर्थ होगा। अगर हम देखें तो आगे अगर नॉर्थ है तो यहाँ पर भी क्या क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कैसा करंट जनरेट हो रहा है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो रहा है। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल एज इट इज दिखाना है। ये कॉइल नंबर 2 है, कॉइल नंबर 1 है, ठीक है। अगर मान लो तुम एग्जाम के अंदर भूल जाते हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे मान लो तुमने एग्जाम के अंदर 2 सर्कल बना दिए, तुम्हें नहीं पता कि नॉर्थ और साउथ कैसे है, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि दिखाना कैसे है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का यूज करके हम दिखाते कैसे हैं कि कौन सा आगे का साइड है और कौन सा पीछे का साइड है। ध्यान रखना, ये बहुत ही सटल पॉइंट हो जाता है। ये देख रहे हो, इसे कहते हैं देखने वाली लाइन। इस लाइन पर हम देखते हैं, है ना।
अगर ये लाइन देख रही है तो ये तुम्हारा फ्रंट साइड हो जाता है और ये तुम्हारा बैक साइड हो जाता है। इज दिस क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखो, एनसीईआरटी के अंदर ये लाइन बनाई गई है, लेकिन तुमने कभी ध्यान भी नहीं दी होगी और ना किसी ने दिलाई होगी। ये लाइन ऐसे जा रही है, ये देख रहे हो, ये रेड लाइन है, फिर इसके बाद ये कॉइल के पीछे से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब है ये तुम्हारा फ्रंट साइड है इस कॉइल के लिए। ऐसी इस कॉइल में देखो, ये यहां से शुरू हो रही है और यहां तक खत्म हो रही है, तो इसका मतलब इस कॉइल का ये फ्रंट साइड है। तो अगर ये फ्रंट साइड है इस कॉइल का, तो यहां पर क्या है, साउथ पोल बन रहा है। अगर यहाँ साउथ पोल बन रहा है तो ऑब्वियसली इस साइड बनेगा नॉर्थ पोल, और अगर यहाँ नॉर्थ बनेगा और तुम अपनी मैग्नेट को या फिर कॉइल को दूसरे कॉइल के पास लेकर जा रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। दैट्स इट। इज दिस क्लियर? ये तुम्हें बड़े ध्यान में रखना है, ये बहुत ही सटल एक पॉइंट हो जाता है, जो काफी बच्चे तो क्या है, टीचर्स भी नहीं बताना, मतलब बता ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें खुद तो याद रहता है, लेकिन वही बात है कि फिर बच्चे को बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। बहुत ही बड़ी मतलब कम क्लास के अंदर बेचारा वो टीचर भी क्या कर लेगा, वो भी स्किप कर जाता है एक दो पॉइंट और आगे बढ़ जाता है, लेकिन बच्चे के लिए आगे ये प्रॉब्लम पड़ जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे को यहाँ पर बता देता हूँ। खैर, तो यहाँ पर इसने दो कॉइल के बीच में ये एक्सपेरिमेंट करवाया और तुमने देखा कि किस डायरेक्शन में यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। गैल्वेनोमीटर उसने लगा रखा है। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी कि गैल्वेनोमीटर पीछे आगे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता, तुम बस गैल्वेनोमीटर लिखकर यहाँ पर छोड़ देना। एक्सपेरिमेंट नंबर 6.3 के अंदर देख रहे हो आपने क्या करा, उसने यहां पर ये दिखाने की कोशिश करी कि हमारे पास अभी भी दो कॉइल है, बस मैं इसे मूव नहीं करूंगा, मूव नहीं करूंगा, नॉट मूव। बस यहां पर एक की लगा दूंगा। जैसे ही मैं इस की को यहां पर ज्वाइन करूंगा, की को ज्वाइन करने से क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेट होगी। अभी पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही सेट थी, कांस्टेंट थी। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो सेट होगी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगी। ऑब्वियसली इसके अंदर करंट बढ़ेगा, करंट जैसे जैसे समय के साथ बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो अब मेन बात क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ बढ़ रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बढ़ रही है तो यहाँ पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी समय के साथ बढ़ेगा और समय के साथ चेंज होगा। तो इसके अंदर भी हमारी ईएमएफ जनरेट होगी। ऐसा किसने कहा, ऐसा फेराडे ने कहा। ठीक है, अगर मान लो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर जो कॉइल नंबर 2 है उसे अचानक से शुरुआत करोगे, तो यहाँ पर तुम्हें डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड है वो समय के साथ घटिया बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा समय के साथ, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ देखने को मिलेगी। इज दिस क्लियर? ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, In the above two experiment involve the relative motion in between the magnet and the coil and in between the two coil respectively. Through another experiment, Faraday shows that this relative motion is not an absolute requirement. कहने का मतलब है, अगर तुमने यहाँ पर देखा ऊपर के एक्सपेरिमेंट में there was a relative motion in between the coil and the magnet itself, या तो coil मूव कर रहा था या मैग्नेट मूव कर रही थी या फिर दोनों मूव कर रहे थे, लेकिन इसने बाद में बताया कि भाई ये जरूरी नहीं है। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर दोगे तो फ्लक्स भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, जिस वजह से ईएमएफ बन जाएगी, क्योंकि आखिर में तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। जब तक ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जिस्ट करेगी, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ईएमएफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे, जिसके अंदर पहले 2 एक्सपेरिमेंट रिलेटिव मोशन से रिलेट कर रहे थे, लेकिन लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या कह लो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम से रिलेट कर रहा था। इज दिस क्लियर? यहां पर इसने ये कह लो ये सबसे इंपॉर्टेंट तुम बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट है। टीचर वैसे इसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन अगर तुम लिख पाए, तुम्हें याद रह पाया और तुमने लिख दिया, तो वो जरूर तुम्हारे को यहाँ पर मार्क्स दे देगा। क्या कह रहा है, देयर शोज अ मोमेंटरली डिफ्लेक्शन व्हेन द टैपिंग की इज प्रेजेंट। भाई देयर इज अ मोमेंटरली डिफ्लेक्शन, तुम बस इसमें ऐसे लिख देना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होगी तो फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होगा, तो हमारे पास d∅dt एक नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी, जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तुमने अगर इतना भी लिख दिया, टीचर खुले दिल से तुम्हारे को मार्क्स दे देगा।
ये तुम्हारे को करना है। फैराडे का पूरा एक एक्सपेरिमेंट मैंने तुम्हें करवा दिया, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। जैसा कि मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ऐसी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा। इस चीज से क्लियर हो, बस इतना सा ध्यान रखना। हमने आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी हैं। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है कि भाई जो आपका स्क्वायर है, आपके पास एक स्क्वायर है, ये लीजिए, है ना। ये जो स्क्वायर है, ये हमारा, ये मानकर चलो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और ये वाला कौन सा है, जेड डायरेक्शन। तो ये जो हमारा स्क्वायर है, ये जेड एक्स प्लेन में पड़ा हुआ है ना। मैं अभी क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें ईएमएफ निकालनी है, पहली चीज। दूसरी चीज इंड्यूस्ड करंट निकालना है, ठीक है, ये दो चीजें निकालनी है। तो क्वेश्चन हमसे कुछ ऐसा कह रहा है कि हमारा जो प्लेन है, जो स्क्वायर है, वो एक्स जेड डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे जा रही है एक्स और वाई के बीच में से होते हुए 45 डिग्री के एंगल पर। इज दिस क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो जा रही है। अब हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डिक्रीजिंग। ये क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ये डिक्रीज कर रही है, किस रेट पर डिक्रीज कर रही है, ये 0.10 टेस्ला से डायरेक्टली कितनी हो गई है, 0 टेस्ला हो गई है। और कितने समय में ये हो गई है, 0.70 सेकंड में ये डिक्रीज कर रही है। इज दैट क्लियर? मतलब 0.10 से ये 0 टेस्ला हो गई इन जस्ट 0.70 सेकेंड्स ओनली, है ना। हमें ये बोल दिया गया ये जो स्क्वायर है इसका जो एरिया है, या कह लो इसकी जो एक साइड है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड भी कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। अगर इसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो हमारे को 0.5 ओम दे रखा है, तो आप ये बताइए ईएमएफ कितना हुआ। अब ईएमएफ हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ होता है डी फाई अपॉन में डी टी, है ना। अच्छा, अब फाई को हम कैसे निकालेंगे, फाई क्या होता है, वो होता है बी ए कॉस थीटा, है ना। फाई का मतलब क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमने लिखा डी फाई बाई डी टी, हमें पता है कि ये तो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, दैट इज फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, है ना। ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, फाई टू कितना हो जाएगा, फाइनल जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी हो गई है, 0 हो गई है, मानते हो? यस। तो फाई टू हो जाएगा 0 इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। अब ये चाहे एरिया या कॉस थीटा की कोई भी वैल्यू हो, आंसर तो 0 आएगा। फाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है 0.1 टेस्ला। एरिया कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 अपॉन में 1 2 3 4 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो 1 सेंटीमीटर 100 मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, आप उसका यूज यहाँ पर कर लीजिएगा। तो ये हो गया बी, ये हो गया ए। अब बात आई कॉस थीटा की। यहाँ पर हमारे को ये देखना है कि हमारा जो कॉइल है और जो हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बीच में क्या एंगल बन रहा है। तो तुम कहोगे सर ये वाला 45, ये वाला 45 नहीं बनेगा। बच्चों ध्यान से समझना क्यों नहीं बनेगा। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एरिया वेक्टर बनाना है हमारे कॉइल का। कॉइल का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। ये एरिया वेक्टर है कॉइल का जो वाई डायरेक्शन में जा रहा है। अब एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये वाला एंगल निकाल लो, कितना हो जाता है ये 45 डिग्री। तो थीटा यहाँ कितना हो गया 45 डिग्री। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, कॉस 45 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में √2। इज दिस क्लियर? तो अब हमारे पास डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, जो कि कितनी निकल कर आ रही है, -0.1 इंटू 10 इंटू 10 100 अपॉन में 1 10,000 अपॉन में 1 बाय √2। ये निकल कर आई फाई टू माइनस फाई वन की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ जाए तब ईएमएफ की वैल्यू लिख देनी है। ईएमएफ कितना होता है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये आप कैलकुलेट कर लेना, बिल्कुल सेम ऐसी कैलकुलेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर मेन बात क्या है, उसने यहाँ लगा रखा है मॉडुलस, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखना चाहता है, मैग्नीट्यूड देखना चाहता है, उसे डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप भी यहाँ पर मॉडुलस लगा देना। तो जो मॉडुलस लगाने से क्या होगा, जो आंसर आपका नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हमारे पास हो जाएगी। अब
डेल्टा टी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, फाइनल टाइम आपको कितना दे रखा है यहाँ पर 0.7 सेकेंड। तो ये 0.7 माइनस 0, इज दिस क्लियर। तो यहाँ से ईएमएफ आ जाएगी। अब V इक्वल टू आई आर होता है, करंट निकालने के लिए 1/r कर देना, V से डिवाइड, है ना। तो ये वाले फॉर्मूला लगाओगे तो इंड्यूस्ड करंट निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे करके बच्चों आपको आंसर निकाल कर यहाँ पर देना है। ज़्यादा इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं आने वाली, क्योंकि डेटा जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा गिवन है। कैलकुलेशन आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा, यूनिट्स देख लीजिएगा कि मिली वोल्ट और मिली एम्पियर में निकाल रखा है, लेकिन इतनी कोई हैसल नहीं है। तुम 10 की पावर में निकाल कर दे देना, टीचर उसी में खुश हो जाएगा, उसे उससे कोई लेना देना नहीं होगा कि तुमने किस में निकाल कर दिया। इज दिस क्लियर। ये एक क्वेश्चन कर लेना। सेकंड क्वेश्चन आप प्लीज होमवर्क ले जाओ, करना ही करना है, क्योंकि इसमें आएगा ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स जब भी दे रखे हो तो अपने ईएमएफ में नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हर एक टर्न से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो चेंज करेगा। तो आपका टोटल आंसर आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। लेंस ने क्या कहा, ध्यान से समझना। लेंस ने ये बोला, द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू produce a current which opposes the change in the magnetic flux that produces it। कहने का मतलब ये है कि भाई लेंस का जो लॉ है वो पोलैरिटी देने वाला लॉ है, वो पोलैरिटी के बारे में बताता है। अब फेराडे ने भले ही नेगेटिव साइन दे दिया, लेकिन हम जैसे व्यक्तियों को, जो नॉर्मल व्यक्ति है फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उन्हें आती थी परेशानी कि भाई किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फेराडे ने यहाँ पर दो चीजें बताई। फेराडे ने कहा अगर मान लो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है और ये हमारे पास कॉइल है, जैसे ही मैं बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर जाता हूं तो कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, जो कि कॉइल को पसंद नहीं आता। इस वजह से कॉइल रिएक्शन दिखाता है अपने अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा करके, ताकि उसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज ना हो। कहने का मतलब है अगर नॉर्थ पोल इसके पास आएगा तो नॉर्थ पोल ये अपने अंदर इंड्यूस कर लेगा, उसके हिसाब से इसके अंदर एक इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। अब इस कारणवश क्या होगा, जो फ्लक्स होगा वो कम से कम चेंज होने की कोशिश करेगा, वो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। ऐसा किसने कहा, लेंज ने बोला। Is that clear? कि the polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux which is being produced by the bar magnet। तो ये जो बार मैग्नेट इसके अंदर फ्लक्स चेंज करने की कोशिश कर रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। ये जो कॉइल नंबर 1 होगा ये अपने अंदर ऐसा करंट पैदा कर लेगा ताकि वो फ्लक्स चेंज ना हो पाए। और ये जो करंट का डायरेक्शन होगा ये भी इसी बेसिस पर होगा कि फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। अगर नॉर्थ पोल उसे चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने अंदर नॉर्थ बना लेगा, प्रोवाइडेड कि नॉर्थ पोल वाली जो बार मैग्नेट है उसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है। अगर यही बार मैग्नेट उससे दूर जाने की कोशिश करेगी तो यहां पर वो अपने अंदर साउथ बना लेगा। इज दिस क्लियर। तो ये देखो, ये बिल्कुल वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है, तो ये बिल्कुल मतलब क्या कह लूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारे पार्टनर की तरह हो गया कि भाई उसके ज्यादा पास आए तो उसे परेशानी, उससे दूर जाओगे तो उस परेशानी, है ना। यही वाली बात हो गई, इतना ही मैं कह सकता हूँ बस। अब समझदार को इशारा काफी है, वो अब इतना सा लॉ समझ जाएगा अपने आप ही कि भाई लॉ में सर कहना क्या चाहते हैं। ये बात आप समझ रहे हो भाई। देखो अगर हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमारे कॉइल में से कम निकलेंगी, कम निकलेंगी तो क्या होगा, फ्लक्स कम होगा। अब फ्लक्स समय के साथ कम हो तब भी तो वो चेंज कर रहा है, तो वो अपने फ्लक्स को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, खुद मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को इन द डायरेक्शन देना शुरू कर देगा। भाई ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल बना लेगा। साउथ पोल बनाने से क्या होगा, ये एड करेगा ताकि फ्लक्स चेंज ना हो, फ्लक्स कम से कम चेंज हो, फ्लक्स कम से कम घटे, जिस वजह से इसके अंदर हमारे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट देखने को मिलेगा। आप ये लाइन कोट करिएगा, एक ही लाइन का इसका आंसर आएगा, इतना कोट करो, 1 नंबर आपके जेब में होंगे। इज दिस क्लियर। बीच में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो ये हमारा लेंस लॉ था और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। अब इसके अंदर वो पूछ लेगा कि भाई बताओ किस किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। ये जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस रहा है, यह ध्यान रखना, ये जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुस रहा है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो यहाँ पर ये इसे अपोज करेगा। अपोज करने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर की मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड ऑफ पेपर।
तो ये वाला जो कॉइल है ABCD, ये आउटसाइड द पेपर वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा। आउटसाइड द पेपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसके कारणवश अगर हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, करंट का डायरेक्शन। देखो ध्यान रखना, थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, एंड द एनसर्कलिंग फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ योर करंट। तो यहाँ पर करंट कैसा बन जाएगा, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट देखने को मिलेगा। सिमिलरली ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो मैग्नेटिक, ये अब ये देखो ये बाहर जा रहा है ना, है ना, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके अंदर से जो गुजर रही होंगी वो कम होती जाएंगी। अब उसे वो बढ़ानी है तो क्या करेगा, ये इसकी मदद करेगा, ये खुद के अंदर भी ऐसी ही फील्ड लाइन क्रिएट करने की कोशिश करेगा इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर वाली। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल कैसा करंट प्रोड्यूस होगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अगर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो क्लॉकवाइज करंट देखने को मिलेगा। ये चीज क्लियर है आप लोगों को बच्चों, ये ध्यान में रखना। तीसरा वाला आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ पर से आप आंसर अपना देख सकते हैं कि भाई किस डायरेक्शन में किसका करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्रीजिंग फ्लक्स है या डिक्रीजिंग फ्लक्स है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये भी सेम क्वेश्चन ही है, ये पढ़ लेना। यहाँ पर ये देख रहे हो मोशनल ईएमएफ, ये तुमसे पूछा जा सकता है। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर से हमारे को एक डेरिवेशन देखने को मिल सकती है जो कि कितने मार्क्स की होती है, 3 मार्क्स की होती है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये सब कुछ देख रहे हो मोशनल ईएमएफ के ऊपर, ये वाला फॉर्मूला, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम P टू Q, ये सारी चीजें ये हमें देखने को मिल जाती है। पहले मैं मोशनल ईएमएफ बता देता हूँ, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा याद रखने की फिर तुम्हारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। मोशनल ईएमएफ में क्या होता है कि भाई मान लो हमारे पास यहाँ पर एक रॉड है, ये मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड मूव करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही तुम मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड इस रॉड को v वेलोसिटी से मूव करवाते हो तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर लगती है लॉरेंट्ज फोर्स, फोर्स लगती है उसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसके कारणवश वो धकेले जाते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ तो मैंने गलत बना दिया, ये ऐसे बना देता हूं मैं। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, है ना, फोर्स इक्वल टू वी क्यू वी क्रॉस बी। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज रहेगा वी क्रॉस बी। अब ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो ये जान लो रॉड के साथ जा रहा होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है रॉड के साथ जा रहा होगा। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रूल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो तुम कहोगे सर आई कैप डायरेक्शन में है वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड मैंने किस डायरेक्शन में दे रखी है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर माइनस के कैप डायरेक्शन में दे रखी है। तो आई क्रॉस माइनस के, आई जे के हिसाब से आई क्रॉस माइनस के कहां पर होगा, आई क्रॉस के कितना होता है, जे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो आई क्रॉस के क्या हो गया हमारा, जे हो गया, है ना, माइनस जे हो गया। तो आई क्रॉस के माइनस जे, और एक नेगेटिव यहाँ पर पहले से ही है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव जे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा v क्रॉस बी का आंसर का डायरेक्शन जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन नीचे जाकर जमने शुरू हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जम जाएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बाकी यहाँ ये सारे इलेक्ट्रॉन जहां पर से निकल कर आएंगे, कहां से निकल कर आएंगे, इस एंड से ये खिंचकर आते चले आएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में। हेंसफोर्थ यहाँ पर एक बैटरी बन जाएगी जिसका पॉजिटिव साइड ऊपर होगा और नेगेटिव साइड क्या होगा, नीचे होगा। इस बैटरी का जो फॉर्मूला आता है ये आता है बी वी एल साइन थीटा। हमारे लिए यहाँ पर क्योंकि v और b के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर आ जाता है बी वी एल। ये हो गया हमारा मोशनल ईएमएफ बेसिक तौर पर। अब हमें समझना कैसे है, हमें तो समझना है भाई एनसीईआरटी के तौर पर अगर पूछ लिया जाता है। वैसे देखो अगर तुम ये भी बना दोगे कि मान लो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा मोशनल ईएमएफ में, तुम ये रॉड बना देना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर कर देना, वेलोसिटी ऐसे आगे बढ़ा देना और E इक्वल टू BVL लिख देना, दैट विल बी एनफ। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टीचर सोच सोच कर भी 1.5 मार्क्स तो दे देगा, कहेगा कि भाई इस व्यक्ति को मोशनल ईएमएफ के बारे में पता है। अगर एक डेफिनेशन और लिख दोगे कि भाई ये मोशनल ईएमएफ क्यों जनरेट हो रही है, भाई तुमने अभी इतना सारा कुछ पढ़ा यहाँ पर, तुम ये डायरेक्टली लिख देना कि भाई छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस लग रही है जिसकी वजह से चार्ज सेग्रीगेशन हो रहा है और ईएमएफ डेवलप हो रही है, उसे हम मोशनल ईएमएफ कह देते हैं, है ना। मोशन की वजह से जो ईएमएफ जनरेट हो रही है तो भी वो तुमको 2 नंबर दे देगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि भाई कंप्लीट नंबर लेना तो बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से लिखना कि हमारे पास क्या है, एक रेलिंग है, ये हमारे पास क्या है, रेलिंग। इस रेलिंग के ऊपर हमारे पास एक मेटेलिक रॉड है, ठीक
ठीक है। ये रेलिंग की रेजिस्टेंस हम 0 लेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखना, जब भी मैं इसे v वेलोसिटी से आगे लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये मेटालिक रेलिंग है, तो जो एरिया एसोसिएट होगा इस रेलिंग के साथ, ये जो एरिया है ए बी सी डी, अगर इस रॉड की लेंथ l है ना, तो ये एरिया हमारा क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। ये एरिया कम होगा तो ईएमएफ हमारी जनरेट होगी, कितनी होगी, डी फाई अपॉन में डी टी। मैं यहाँ पर मॉडुलस लेकर चलूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर डायरेक्शन से अभी कोई लेने देना नहीं है, मैं डायरेक्शन निकालना आपको सिखा दूंगा। इज दिस क्लियर? तो ये डी फाई बाई डी टी, अब फाई की वैल्यू हमें लिखनी है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है हमारा। अब मैं फाई की वैल्यू कैसे लिखूंगा, लेटस से ये जो लेंथ है ये एक्स है ना, तो फाई क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ दिस कॉइल विच इज एक्स इनटू एल इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर कोसाइन 0 डिग्री। भाई फाई का मतलब क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल होगा हमारा वो कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है ना, और एरिया वेक्टर भी अगर तुम नीचे मानकर चल रहे हो तो नीचे की तरफ है, तो एंगल यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास दूसरा पेन अभी है नहीं यहाँ पर, वरना मैं करके आपको दिखाता, चलो पेंसिल तो है। तो आप ये मानो एरिया वेक्टर ऐसे नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे नीचे जा रही है, दोनों के बीच में एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉस 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको करना है डी फाई बाई डी टी, तो मैं यहाँ लिखूंगा डी बाई डी टी ऑफ बी एक्स एल। आप जानते हैं बी एल अगर मैं बाहर ले लूँ तो डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी हो जाती है ना, तो बी एल वी, ये आ गया आपका मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला। रही बात डायरेक्शंस की, डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूं, ये मेरा सीधा हाथ है, ठीक है, मेरी वेलोसिटी आगे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, तो मेरा अंगूठा कहाँ खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। देख लो, वेलोसिटी आगे की तरफ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा नीचे की तरफ, तो जहां अंगूठा वहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली ये जो नेगेटिव यहाँ पर दे रखा है आपको, ये यही बताने की कोशिश कर रहा है कि किस साइड क्या होगा, कैसे वेलोसिटी की वजह से आपके पास ये ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होकर आएगी, जो कि क्या होगी, बीवीएल होगी। इज दिस क्लियर? तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी, अब कुछ पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सीधा हम डेरिवेशन पर आएंगे। इसके ऊपर आपकी डेरिवेशन आ चुकी है, और अचंभे की बात यह है, अगर तुम नीट दे रहे हो, तुम्हें नहीं लगता यही डेरिवेशन तुम्हारे नीट के अंदर तुम्हारे मॉड्यूल में होगी? अगर तुम आकाश से हो, एलन से हो, किसी से भी हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर रॉड की, डिस्क की ये डेरिवेशन दे रखी होगी। और सबसे बड़ी बात है, ये पहले डेरिवेशन इसके अंदर आई थी, फिर ये आईआईटी जेईई मेंस के अंदर आई, और फिर ये तुम्हारे इसके अंदर आई, नीट के अंदर आई। तो आया तो सीबीएसई से ही है, तो हमें ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि क्या इसने क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको बस क्वेश्चन बनाकर दिखा देता हूं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा अपने आप से। क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा कि ये आपके पास एक मेटेलिक रॉड है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फिर से, ये आपके पास मेटेलिक रॉड है जिसकी लेंथ L है, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ओमेगा से घूम रही है। तो ये बताइए कि जो ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होगी इस रॉड के अंदर, इन बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, वो कितनी जनरेट होगी, पहली चीज। दूसरी चीज वो ये पूछेगा P पॉजिटिव है या फिर Q पॉजिटिव है, इन दोनों में से पॉजिटिव कौन है। इज दिस क्लियर? अब आपको ये डेरिवेशन करनी कैसे है, यहाँ पर ये हमारे पास रॉड रहेगी, ये ओमेगा से क्या है, घूम रहा है। आपको बोलना है कि एट अ एक्स डिस्टेंस अवे, मैं एक छोटा सा पार्ट dx मेंशन कर देता हूँ, है ना, छोटा सा पार्ट dx ले लेता हूँ। तो जो छोटी सी ईएमएफ बनेगी वो कितनी बनेगी, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे यहाँ पर हमारे पास हम ये मानकर चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर जा रही है, ऐसे ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो काइंड ऑफ लाइक ये सिनेरियो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है आपको। ये हमारी मेटालिक रॉड है, ध्यान से देखना, ये मेटालिक रॉड है, ये घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनसाइड जा रही है। क्लियर सर? तो आप लिखेंगे B इंटू छोटा सा v, जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी इस छोटे से पार्ट की, आपको वो वेलोसिटी मेंशन करनी होगी। तो मैंने मान लो छोटा सा dv लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, या v भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी वी इंटू एल, एल क्या है, इसकी लेंथ, इस पर्टिकुलर पार्ट की लेंथ कितनी है, dx है। क्लियर? तो डीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इंटू,
अब देखो इस पार्ट की वेलोसिटी हम कैसे निकाले भाई, हमें तो नहीं पता इसकी वेलोसिटी। क्या ये रिजिड बॉडी मोशन में है, आरबीडी में है, तो तुम कहोगे हाँ सर। क्या तुमने पढ़ा था v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो तुम कहोगे हाँ सर पढ़ा था। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, v इक्वल टू आर, आर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस x, आर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस x, इंटू ओमेगा जिससे ये घूम रहा है, इंटू dx। तो यहाँ dE इक्वल टू बी ओमेगा एक्स dx आ जाएगा। इसको कर देना है आपको इंटीग्रेट दोनों साइड। x का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, लिमिट मैं आपको बता देता हूँ। लिमिट जो आपको यहाँ पर लगानी है अपने x के इंटीग्रल की, वो लगानी है 0 से लेंथ l तक, और e की लिमिट 0 से e तक। तो e इज इक्वल टू बी ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से l इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन में 2। ये हो जाएगी हमारी ईएमएफ जो इस रॉड के अंदर क्या होगी, जनरेट होगी। ये बात क्लियर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आप इसके अंदर कर सकते हैं, मैंने निकाल कर बता दिया है। आप ये अपने आप कर लीजिएगा, मेथड 2 पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता तो रम खावंदे की कोई कोशिश ना करिएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, ये डेरिवेशन है, जो बच्चा लिख रहा है अच्छे से लिखता रहे। यहाँ पर देख लो एक क्वेश्चन भी दे रखा है, मैं इस क्वेश्चन को अब करवाऊंगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन अब हो जाना चाहिए। ये बस इस फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन पर है। आप लिखेंगे फॉर्मूला, आप करेंगे फॉर्मूला, तो आंसर आपका आता रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं मान लो इंडक्टेंस की, तो इंडक्टेंस क्या कहता है? देखो इंडक्टेंस जो होती है वो कंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर एक वायर ले लूं, है ना, एक वायर को मैंने ऐसे गोल बनाकर छोड़ दिया। जब भी तुम इस वायर में से करंट को निकालोगे, करंट को फ्लो करवाओगे, तो ये वायर इस करंट को आराम से पास नहीं होने देगा, वो अपोज करेगा इसका। तो तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, वो अपोज क्यों कर रहा है भाई, उसे क्या जरूरत पड़ रही है अपोज करने की? यहाँ पर ये जो करंट है इस वायर के अंदर से जब जाएगा तो इस लूप के अंदर वो घूम कर जाएगा। जैसे ही वो इस लूप के अंदर एंटर करेगा, जो फ्लक्स लिंक्ड होगा इस लूप का वो चेंज करेगा। अगर फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप चेंज करेगा तो हम क्या कह सकते हैं, क्या जनरेट होगी? तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ईएमएफ जनरेट होगी। और वो जो ईएमएफ होगी इस इनकमिंग करंट का क्या करेगी, अपोज करेगी। क्योंकि हमें लेंज ने बताया था कि भाई जो कॉज होता है उसको ही अपोज करने के लिए ये इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है ना। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ, सेम वही तो है यहाँ पर चल रहा कि भाई कॉजिंग एलिमेंट को सप्रेस करने के लिए, कॉजिंग एलिमेंट को अपोज करने के लिए ईएमएफ जनरेट हो रही थी। तो यहां पर नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो जो इंडक्टेंस हो गया एक्चुअली वो खुद प्रॉपर्टी होती है किसकी, कंडक्टर की, ताकि वो इनकमिंग करंट को क्या कर सके, अपोज कर सके। अब यहां पर ध्यान से देखना, हम बोलते हैं कि भाई दो टाइप की इंडक्टेंस हमारे पास होती है। एक तो होती है सेल्फ इंडक्टेंस और एक होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस और एक होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, हमसे ज्यादातर सवाल सेल्फ इंडक्टेंस के पूछे जाते हैं, म्यूचुअल से बहुत ही कम सवाल देखने को हमें मिले हैं, आते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या है इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे, म्यूचुअल की बात सबसे बाद में करेंगे। हमने कहा कि नेट फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। भाई उतना ही फ्लक्स चेंज होगा जितना करंट हम उसके अंदर से क्या करेंगे, पास करेंगे। तो तुम कहोगे यस सर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। नेट फ्लक्स कितना हम लिखेंगे, n इंटू फाई, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे पास है। अगर मान लो वायर में 1 टर्न है तो 1 टर्न, अगर बहुत सारे टर्न है तो बहुत सारे टर्न, है ना। अब हमारा जो इंडक्टर होता है वो तो ऐसा सोलेनॉइड जैसा होता है ना, जिसके अंदर चूड़ियों की तरह n टर्न्स होते हैं, मानते नहीं मानते? तो n फाई इज इक्वल टू एल आई। यहां पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया, ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। जब तुमने क्या करा भाई, ये हमारे पास एक इंडक्टर था, तुमने इसके अंदर से करंट पास करा तो इसने उसको करा अपोज। इज दिस क्लियर? अपोज कैसे करा, एक ईएमएफ बनाकर अपोज करा। वह जो ईएमएफ है उसका जो फॉर्मूला निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, डी बाई डी टी ऑफ द नेट फ्लक्स विच इज एल डी आई बाई डी टी। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं, अगर तुम डायरेक्शन वाइज भी लिखना चाहते हो तो माइनस एल डी आई बाई डी टी कर देना। माइनस एल ये बताता है आप कर रहे हो अपोज, तो मतलब जो इनकमिंग करंट है उसका करा जाता है अपोज। अब ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हमने क्या कहा, सेल्फ इंडक्टेंस कहा। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने क्या कहा, सेल्फ इंडक्टेंस कहा।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पर देखो ये फिनोमिना के बारे में भी बता रखा है कि भाई अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, जब मैं एक इंडक्टर को किसी सर्किट में लगा देता हूँ तो वो इनकमिंग करंट का क्या करता है, अपोज करता है, क्योंकि फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एज पर द करंट इटसेल्फ। करंट बढ़ रहा है तो वो भी फ्लक्स बढ़ेगा। इसकी वजह से हम क्या कर, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स फ्लक्स, है ना, बाय अपोजिंग द इनकमिंग करंट। ठीक है, अगर करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो उसको अपोज करते हुए, इसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ये लिख लेना, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय विच इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद इट। ठीक है, यहां पर फिर आपको ये वाला डेरिवेशन लिख देनी है, phi इक्वल टू एल आई वेयर एल इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड एज योर सेल्फ इंडक्टेंस। इज दिस क्लियर? इतना काम तुम सेल्फ इंडक्टेंस में कर लेना। दूसरी चीज इसके अंदर ये पूछी जाती है कि भाई डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड। ये वाला एक्सप्रेशन हमसे पूछा जाता है कि भाई सोलेनॉइड हो गया या इंडक्टर हो गया, इसके लिए आप क्या करें, इस वाले एक्सप्रेशन को निकालें। ये कहाँ गया ये एक्सप्रेशन, ये रहा। फिर इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इस एक्सप्रेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, कैसा हमारे पास सवाल आएगा। देखो तुम लिखना नेट फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई, यही तुम जानते हो, है ना। नेट फ्लक्स क्या होता है, एल इंटू आई, वेयर आई इज द करंट। नेट फ्लक्स कितना हो गया, तो तुम लिखोगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इनटू द फ्लक्स, दैट इज एल इंटू आई। फ्लक्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, तो तुम लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और कॉस 0 डिग्री ही रहेगा हमारे पास, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है हमारा, उसका जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो हम इतनी ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, हम उसे 0 डिग्री ले लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एन बी इंटू ए इक्वल टू एल इंटू आई। अच्छा, बी का मतलब क्या होता है, सोलेनॉइड के लिए बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, है ना, जो करंट उसके अंदर से पास हो रहा है। तो एन म्यू नॉट स्मॉल एन आई इंटू ए, दैट इज एल इंटू आई। आई से आई क्या हो जाएगा, करंट से करंट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, स्मॉल एन अगर तुम्हें याद होगा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारे कैपिटल एल की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई, वो हमारे पास आई म्यू नॉट कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन इंटू एरिया। अब हम इस कैपिटल एन को चाहे तो खोलकर लिख सकते हैं, जैसा कि हमने लिखा एन बाई एल उसे बोला जाता है, तो हम इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट एन इंटू एन अपॉन में एल इंटू एरिया, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, म्यू नॉट एन एन ए, इसे, इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन को कैपिटल एल लेंथ से मल्टीप्लाई और एल लेंथ से डिवाइड कर देना। एल लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, जो हमने पहले भी करा ना, लेंथ ऑफ द टर्न्स। तो अगर तुम देखोगे तो यही तो तुम्हारे पास स्मॉल एन होता है, तो म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। अब यहां पर देख रहे हो ये म्यू आर लिखा हुआ है, ये रिलेटिव क्या है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, तो इसे भी तुम यहाँ पर हर जगह ऐड कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने एक्सप्रेशन में अगर तुम लिखना भूल गए तो ऐड कर देना। इसका मतलब ये हो जाता है, मैं आपको कि भाई अगर तुम ये पूरा एक्सप्रेशन लिखोगे एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में लेंथ एल इंटू म्यू आर, तो सेल्फ इंडक्टेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अगर मान लो तुमने कोई आयरन कोर वगैरह को इंसर्ट कर दिया अपने कॉइल्स के बीच में, या कह लो इंडक्टर के बीच में, उसके एरिया को बढ़ा दिया या उसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया, तो सेल्फ इंडक्टेंस आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। इसके ऊपर देख लो डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा, कहाँ गया इसका फॉर्मूला, यहाँ तो नहीं दे रखा लेकिन आएगा जरूर, ये डिराइव करने को आएगा, तो जिसने देख लिया हो वो पहले ही लिख लेना, ठीक है। इज दिस क्लियर? वरना तो तुम्हारी अपनी मर्जी है भाई, पूरे मार्क्स लूज कर दोगे। मेरा काम कहना था
म्यूचुअल इंडक्टेंस से इतना कुछ आता नहीं है, तो करवाने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे को एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट और पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मेनली क्या हुआ कि भाई तुम्हारे पास जब तुम कॉइल में से, ये जो हमारे पास कॉइल है, करंट पास करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ बैक ईएमएफ जनरेट हो रही है। अब तुम्हें करंट तो पास करना ही करना है, तो तुम इसमें वर्क पुट ऑन करोगे। ये जो वर्क होगा ये एक्चुअली एनर्जी में सेव हो जाएगा, किसके अंदर, इस इंडक्टर के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ, है ना। और ये एनर्जी हम निकाल सकते हैं। ध्यान से समझना, तुम ये वर्क क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें सर्किट के अंदर करंट की एस्टेब्लिशमेंट चाहिए। तो ये जो वर्क होगा ये एनर्जी में सेव हो जाएगा। और ये जो वर्क होगा, अगर हम ध्यान से इसका एक्सप्रेशन देखें, तो इस वर्क डन जो कि टोटल एनर्जी में सेव हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन होगा हाफ LI²। इसकी डेरिवेशन पूछी नहीं जाती, अभी तक तो नहीं पूछी गई है, आगे का पता नहीं, तो पूछी नहीं जाती है। इज दिस क्लियर। भाई ये हमें कैसे पता चला, तुम्हें एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, U इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। ये वाला फॉर्मूला ध्यान आया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, भाई Q का मतलब हमारे पास क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं I इज इक्वल टू क्या होता है, DQ अपॉन में DT। सबको ये याद होगा, है ना। अब मैं यहाँ पर से इस DQ को लिख सकता हूँ, एक काम करते हैं, पूरी अब डेरिवेशन कर ही लेते हैं, छोड़ो सारी बातें। मैंने जब ये बात छेड़ी दी है, तो अब डेरिवेशन कराने से क्या डर कि भाई डेरिवेशन आएगी या नहीं आएगी, हम इस डेरिवेशन को कर ही लेते हैं। देखो, हमने कहा कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन dW/dt किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू E इंटू आई। मैंने इस dW को इस तरफ लिखकर छोड़ दिया, E इंटू आई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन क्या होता है, पावर। तुम्हें याद होगा पावर का मतलब कितना होता है, वोल्टेज इंटू करंट। ये तो तुमने पढ़ा ही होगा, मैं उसी से ये रिलेट कर रहा हूँ। तो dW यहाँ लिख दिया मैंने dt। अब E की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, E इक्वल टू d∅/dt होता है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं मॉडलेस फॉर्म में लिख रहा हूँ, फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, Li लिख सकता हूँ, तो L di/dt। तो हमने यहाँ पर लिखा L di, और ये वाला करंट I इस तरफ ही आ जाएगा, अपॉन में dt से dt क्या हो जाएगा सर, हट जाएगा। वैसे मैं ऐसे काट नहीं सकता, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो तुम्हारे को समझाने के लिए ऐसे काट दिया। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, दिस वर्क डन इज हाफ LI²। और ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद योर इंडक्टर इज हाफ LI²। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, obtain the expression for the magnetic energy which is being stored in the solenoid in the terms of magnetic field area length etc। तो यहाँ पर वो हमसे क्या कह रहा है कि obtain करो जो कि मैग्नेटिक एनर्जी है, किसके अंदर स्टोर हो रही है, एक सोलेनॉइड के अंदर स्टोर हो रही है, इन द टर्म्स ऑफ B, A एंड L। हमें पता है एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ LI²। B की वैल्यू कितनी हो जाती है, μ0NI। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर से, B अपॉन में μ0N। इसे यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो 1/2L B अपॉन में μ0n, है ना। इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इज दिस क्लियर। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला निकालें, तो फॉर्मूला हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, फॉर्मूला निकल कर आएगा 1/2L B² μ0 का स्क्वायर n²। अब ये जो L है इसे रिप्लेस करना है, क्योंकि इसने हमारे को स्पेसिफिकली इसके अंदर दे रखा है कि आपका जो आंसर आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एरिया और लेंथ की फॉर्म में आना चाहिए। तो आप L का यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं। L का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, μ0 कैपिटल n² A अपॉन में द लेंथ L। तो 1/2 μ0 कैपिटल n² एरिया अपॉन में स्मॉल लेंथ L B² अपॉन में μ0 का होल स्क्वायर n²। इस चीज को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि स्मॉल n को भी आप कैपिटल N अपॉन में L लेंथ से खोल सकते हैं। जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे आपको ये वाला एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएगा। मैं ये डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास समय की बहुत ही ज्यादा कमी है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। भाई इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से कैसे कंपेयर आउट कर सकते हैं, हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी होती है, हाफ CV² होती है। तो इसने कहा कि भाई कंपेयर करो दोनों को, कि दोनों में ऐसी क्या बात है जो दोनों की एनर्जीज है, ऐसी क्या बात है कि दोनों में आपको सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। तुम्हें याद होगा तो मैंने ये बोला था कि जो कैपेसिटर के अंदर है, जब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाती है तो एनर्जी उनकी वजह से स्टोर होती है
ना, बात याद आई। और यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसे ही कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। जब एनर्जी स्टोर होगी तो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो बड़ी अजीब बात है। अगर तुम पिछला फॉर्मूला देखो तो वो हो जाता है हाफ सी वी स्क्वायर। अगर मैं वोल्टेज ये वी को हटा दूं तो वी का मतलब कितना होता है हमारे पास, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखूंगा, वी इज इक्वल टू ईडी होता है ना। अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो वी क्या होता है, ईडी के बराबर होता है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर ध्यान से देखूं, ये एनर्जी ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है। और जो अभी अभी हमने एनर्जी का फार्मूला निकाला है, उस फार्मूले में वो एनर्जी बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है। तो दोनों की दोनों एनर्जियां कहीं ना कहीं जो फील्ड हम यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक कह लो इलेक्ट्रिक कह लो, उसके स्क्वायर के क्या आ रही है, प्रोपोर्शनल आ रही है। तो यहां पर भी इसने यही लिखा है, क्या लिखा है, इन बोथ ऑफ द केसेस इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमारी सेव होगी। अब हम बात कर लेते हैं एसी जनरेटर की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखने का तरीका क्या होगा और क्वेश्चन कैसा आएगा। वो ये टोटल बोलेगा कि डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। पूरा एसी जनरेटर आप लिखिए। एसी जनरेटर को लिखने के लिए आपको क्या चीजें मद्देनजर रखनी है, अपनी ध्यान में रखनी है, सॉरी फॉर दैट। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे एम। भाई हमारा एम क्या है, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। आपका यहाँ पर एम सिर्फ इतना है कि आप ऑसिलेटिंग करंट को वो सॉरी कह लो ऑल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पर जनरेट करना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को आप जनरेट करना चाहते हैं। इज दिस क्लियर? ये आपका हो गया मेन एम। यहाँ की पहली लाइन से आप ये एम लिख सकते हैं। दूसरी चीज आपके पास आ जाती है, एम लिखने के बाद क्या आ जाता है, प्रिंसिपल, या कह लो प्रिंसिपल हम बाद में लिखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप यहाँ पर बताएंगे, मैं इस पैराग्राफ को दिखा देता हूँ कि जो बेसिक एलिमेंट यहाँ पर यूज हो रहे हैं इसमें क्या क्या रखा गया है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल विच इज माउंटेड ऑन द रोटेटर शाफ्ट। फिर आपको ये टोटल लिखना होगा कि द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो बार मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन होगा उसे हमने कैसे रखना है। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी नॉर्थ से साउथ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रहेगा। ये बस ये बात कहने की कोशिश कर रहा है, मैंने उसका हिंदी संस्करण आपको बता दिया। द कॉइल is mechanically rotated in the uniform magnetic field by external means। तो external means से आप इस कॉइल को रोटेट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा जनरेटर चलाते हैं तो आपको बाहर से इसमें फोर्स पुट ऑन करनी पड़ेगी ताकि ये रोटेट कर सके। द रोटेशन ऑफ द कॉइल causes magnetic flux through it to change, so EMF is induced। ये लाइन आपको यहाँ पर नहीं लिखनी है, बस आपको उतना बाहर से लिखना है। वैसे ये भी मत लिखिएगा, इतना ही काफी है कि बस आप ये मेंशन कर दें। देखिए क्योंकि ये चीजें प्रिंसिपल में आ जाएंगी, आप बस इतना मेंशन कर देना दैट वी आर यूजिंग बार मैग्नेट्स ओवर हियर। द एक्सिस ऑफ द कॉइल, ये वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू योर बार मैग्नेट। देयर इज द कॉइल व्हिच वी आर यूजिंग हैविंग द n नंबर ऑफ टर्न्स। हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, तो n टर्न्स है हमारे पास कॉइल के। हमारे पास एक कॉइल है, हमारे पास यहाँ स्लिप रिंग्स है, हमारे पास यहाँ ब्रश कार्बन ब्रशेस हैं, एंड देन दे आर सर्विंग टू द लोड। यू कैन जस्ट राइट इट ओवर हियर। इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको यहाँ पर क्या लिखना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में वी आर यूजिंग अ कॉइल हैविंग n टर्न्स, ठीक है। दूसरा, बार मैग्नेट्स, ये कह लो परमानेंट मैग्नेट, बार भी मत लिखना, आप लिखना परमानेंट मैग्नेट। क्या लिखोगे आप, परमानेंट मैग्नेट। तीसरा आप यहाँ लिखोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओरिएंटेशन of axis of rotation of coil is perpendicular to the magnetic field lines as shown। जब आप ये डायग्राम बनाओगे, इज दिस क्लियर? देन डायग्राम के अंदर स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस को ऐसे दिखा दीजिएगा। दैट विल बी एनफ फॉर द कंस्ट्रक्शन पार्ट ओनली, क्योंकि यहाँ पर देखो कहीं पर भी उसने ज्यादातर ये मेंशन नहीं कर रखा, बाद में मेंशन कर रखा है कि द एंड्स ऑफ द, ये मेंशन कर सकते हो, कॉइल आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट बाय द मींस ऑफ द स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। या आप चौथी लाइन में यहाँ पर क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। इसके साथ आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, प्रिंसिपल लिखना है
कि भाई इस चीज को चलाने का प्रिंसिपल क्या है, क्यों हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आ रही है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ही क्या है, किस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ईएमआई। तो आप लिख देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ओवर हेयर। यहाँ पर ईएमआई प्रिंसिपल है। क्यों ईएमआई प्रिंसिपल है भाई, हमने यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट से जो एनर्जी दिलवाई है, फोर्स दिलवाई है, वो क्या करेगी, वो हमारे कॉइल को घुमाएगी। कॉइल अगर घूमेगा तो जो एंगल होगा कॉइल का एंगल और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा चेंज होगा। हमने पढ़ा था ना भाई, पहले ही क्वेश्चन हमने करा था एक्स वाई जेड वाला, उसके अंदर जो हमारा कॉइल था है, जो हमारा कॉइल था वो कुछ एंगल बना रहा था मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो एक्चुअली ये जो एंगल होगा, ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और कॉइल के एरिया वेक्टर के बीच में ये चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे फ्लक्स चेंज होगा, जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे ईएमएफ भी चेंज होगी, ईएमएफ भी जनरेट होगी। इज दिस क्लियर। तो हमारा प्रोमिनेंट यहाँ पर मेन चीज क्या है, ईएमआई है। दूसरा मेन प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट एक और प्रिंसिपल है, क्या है, एनर्जी कन्वर्जन का, कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दूसरा क्या है, एनर्जी कन्वर्जन, ये प्रिंसिपल हो गया हमारा। अब आप क्या लिखेंगे, वर्किंग एंड फॉर्मूला, वर्किंग एंड फॉर्मूला या कह लो वर्किंग एंड डेरिवेशन आप लिखेंगे। वर्किंग के लिए आप क्या लिखेंगे कि भाई हमने यहाँ पर क्या करा, मैं एक अलग कलर से आपको दिखा देता हूँ। वर्किंग में आप लिखना कि भाई हमने यहाँ पर बाय द एक्सटर्नल मीन कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करी है। ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, मगर आप अगर अपनी एनसीईआरटी खोलकर बैठे हैं तो आपको यहाँ से क्लियर दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, द कॉइल is mechanically rotated by the means of external work, ठीक है। This rotation in the coil causes the magnetic flux to be changed and EMF is generated। ये आप लिखेंगे in the case of working itself, क्लियर है। ये वर्किंग में जब आप लिख देंगे देन उसके बाद आप फॉर्मूला शुरू करेंगे कि भाई ईएमएफ कितनी जनरेट हुई, तो आप लिखेंगे ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। हमें नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन से अभी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते तो प्लीज आप लिखिए कि भाई मैं लिखूंगा डी फाई बाई डी टी माइनस, ये आप लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फाई का फॉर्मूला कितना होता है, तो आप लिखेंगे बी ए कॉस थीटा होता है। और यहाँ पर ध्यान से देखना, जब आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसा डायग्राम बना देना, ये आपका एरिया, ये आपका कॉइल हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब कभी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, कभी ये कुछ, तो इसे जनरलाइज करने के लिए आप एक ऐसे एरिया बना देना, ये एक एरिया बना दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड बना दी ऐसे करके, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा हो गया। अब तो फ्लक्स निकल कर आएगा, जब तुम इसे डेरिवेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस बी ए साइन थीटा को मैं कैसे लिखूंगा, इन द टर्म्स ऑफ रोटेशन ओमेगा टी, कैसे लिखूंगा, ओमेगा टी। तो बी ए साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ये हमारे पास आंसर निकल कर आएगा। तो ईएमएफ जो हमारी यहाँ जनरेट हो रही है वो कितनी जनरेट हो रही है, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर मान लो तुम्हारे पास n टर्म्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देना कि भाई मेरे पास तो n टर्म्स है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नवाब साइन थीटा या कह लो साइन ओमेगा टी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ जो ईएमएफ आपकी जनरेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टी, वो किसका फंक्शन है, वो टाइम का तो फंक्शन है, लेकिन किस फैशन में डिफर कर रहा है, किस फैशन में घूम रहा है, किस फैशन में बदल रहा है, तो साइन के फैशन में बदल रहा है, तो वो ऐसा जनरेट होकर मिलेगा। और हमें पता है ये रिस्पॉन्स किसका होता है, ये एसी का रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ ईएमएफ कैसी देखने को मिल रही है, एसी वाली ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ देखने को मिल रही है, जिसमें एक बार पॉजिटिव डोम होगा और एक बार नेगेटिव डोम होगा। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी नवाब, ठीक है, NWAB, एक बार पॉजिटिव नवाब और एक बार नेगेटिव नवाब, ठीक है सर। ये आप अगर लिख देंगे, इतना कर देंगे, आपको फुल फ्लेज वो 5 मार्क्स आपको दे देगा बिना सोचे समझे, बाकी सब लिखने की जरूरत नहीं है। किसी को कुछ एक्स्ट्रा करना है तो यहाँ पर ये डायग्राम बना सकता है। ये डायग्राम सिर्फ आपको ये बता रहा है कि भाई जब आपकी ओरिएंटेशन कंडक्टर की और मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों की जो ओरिएंटेशन है, जैसे जैसे वो चेंज होती जाएगी वैसे वैसे आपको यहाँ पर जो ईएमएफ है वो देखने को मिलेगी, कभी वो ज्यादा होगी तो कभी वो कम होगी।
है ना। तो ये 4 स्टेजेस हैं, वैसे तो आप बता ही चुके हैं, बताने की कोई ज़रूरत फिर नहीं होने वाली है, लेकिन आप ये 4 स्टेजेस के बारे में ज़रूर लिख सकते हैं। क्या है, ध्यान से देखो, स्टेज नंबर 1, when the plane of the armature is perpendicular to the magnetic field, जब plane of the armature magnetic field के perpendicular है, कहने का मतलब ये देखो, ये प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब है इसका जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री का एंगल है। तो अगर 0 डिग्री का एंगल है तो ओमेगा टी मतलब ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा 0, और साइन 0 कितना होता है 0, इसलिए आपको कोई ईएमएफ देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही आपका आर्मेचर या कह लो कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है, आपको मैक्सिमम ईएमएफ देखने को मिलेगी। अगेन जब ये रोटेट कर जाएगा तो फिर से आपको देखने को मिलेगा कि आर्मेचर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना हो चुका है 180 डिग्री हो चुका है, और साइन 180 डिग्री आपका कितना होता है 0 होता है, तो ईएमएफ 0 देखने को मिलेगी। एंड जब ये एंगल 270 डिग्री हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रही है और आर्मेचर का जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ बन रहा है, तो आपको मैक्सिमम ईएमएफ देखने को मिलेगी, लेकिन अब वो नेगेटिव हो जाएगी। इज दिस क्लियर। सिमिलरली अब फिर से अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, दैट इज जो आपका एंगल है वो 360 डिग्री यानी 2 पाई हो जाएगा, तो साइन 360 डिग्री 0 होता है, तो 0 ईएमएफ आपको देखने को मिलेगी। तो आप चाहे तो ये 4 स्टेजेस बना सकते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेंथ देगा, थोड़ी सी और पेजेस आपको ऐड करने पड़ जाएंगे, एग्जाम के अंदर एडिशनल शीट्स लेनी पड़ जाएगी। इज दिस क्लियर। अच्छी बात ही है, टीचर को चमका पाओगे, टीचर को लगेगा हाँ यार इस बच्चे को तो बहुत ज्यादा आता है, इस बच्चे को तो बहुत अच्छा आता है ना। ये आप कर लेना, ये एक क्वेश्चन एसोसिएट है, इसके साथ ही ये आपकी ड्यूटी हो जाती है ये करना। किसी को ना आए टेलीग्राम लिंक पर लिख कर बोल देना, मैं बिल्कुल उसे ये समझा दूंगा। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपका पूछा जा सकता है, जो कि डायरेक्शन के ऊपर है। इज दिस क्लियर। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आ जाइए हम और भी देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी इफ द, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना पूछा नहीं जाता तो मैं इस पर जोर भी नहीं दूंगा, आएगा या नहीं आएगा आपकी मर्जी है, मगर सेल्फ इंडक्टेंस तो आपका पूछा जाता है। एस्टिमेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जहां जहां वो पूछे आप बता दीजिएगा, ठीक है। मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये तो आपको आएगा ही, ये आपको वो भी डेरिवेशन भी आ सकती है और उसके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। इज दिस क्लियर। यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है, देखो ये मोशनल ईएमएफ के ऊपर है, मोशनल ईएमएफ के ऊपर बिल्कुल आपका सवाल आ सकता है, करने का मन हो तो कर लेना, मगर इतना हार्ड सवाल नहीं आने वाला। मतलब ये तो वैसे बहुत इजी सवाल है, ठीक है, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। ये ऑप्शनल में रख देता हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये आता ही आता है, तो इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें फॉर्मूला E=BVL ही तुम्हारे को लगाना है, अनटिल अनलेस अगर कोई एंगल ना दिया जाए। इज दिस क्लियर। देन ये क्या दे रखा है, अ सोलेनॉइड 15 टर्न पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द करंट इज चेंजिंग, ठीक है। ये भी इतना ज्यादा कोई खास है नहीं, करने का मन हो तो कर लेना। मगर जो आपको इस चैप्टर से पूछा जाएगा, एक तो ये रॉड वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस वाला आपको जरूर क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन के बेसिस पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, अगर आप सारे करना चाहे तो सारे कर लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मान लो मुझे पेपर सेट करना होता तो मैं ये 2 क्वेश्चन तो देता ही देता, ये मेरे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन तो बस एक बार आपको फॉर्मूला लगाना है ईएमएफ का और आंसर लेकर आना है, आपका मन हो तो आप कर लीजिएगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो जाता है, ये आपका जेई में भी आपको देखने को मिला होगा और नीट में भी देखने को मिला होगा। इज दिस क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ये नीट और जेई के कंसेप्चुअल पार्ट का क्वेश्चन है, तो बस आप ये 2 क्वेश्चन कर लेना, ये रहेगा। और एक क्या है, एग्जाम्पल्स निपटा लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।